जालक एंथैल्पी। अब इस शब्द को समझें। किसी आयनिक ठोस के 1 मोल को गैसीय अवस्था से संघटक आयनों में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को यौगिक की जालक एंथैल्पी कहते हैं। अब ये बात को गहराई से समझो। देखो अभी हमने क्या कहा, जब Na+ और Cl- आपस में जुड़ेंगे, जालक का निर्माण करेंगे, तो 788 किलोजूल पर मोल एनर्जी बाहर निकलेगी। अब इसको हम दोबारा दूसरी तरह से बोलते हैं कि जब हम एक जालक में से Na+ और Cl- को, 1 मोल Na+ को और 1 मोल Cl- को अलग अलग करेंगे, तो इतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी, 788 किलोजूल पर मोल की। जब Na+ और Cl- से जालक बना तो ऊर्जा बाहर निकली। जब जालक से Na+ और Cl- को अलग अलग किया तो क्या हुआ, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो 1 मोल गैसीय आयनों में पृथक करने के लिए, किसी भी जालक से 1 मोल गैसीय आयनों में पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसकी जालक एंथैल्पी कहलाती है। तो 1 मोल ठोस NaCl को Na+ गैसियस तथा 1 मोल Cl- गैसियस को अनंत दूरी तक करने के लिए 788 किलोजूल पर मोल की आवश्यकता होती है, और यह क्या कहलाती है, इसकी जालक एंथैल्पी कहलाती है। ये NaCl के लिए किसी भी क्रिस्टल के जालक के लिए अलग अलग ऊर्जा होगी, और वही ऊर्जा उसकी क्या कहलाएगी, जालक एंथैल्पी कहलाएगी, कि उनके आयनों को पृथक करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। एक शब्द और है, आबंध लंबाई। इस टर्म, इस पद को भी समझे। किसी अणु में आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के मध्य साम्यावस्था दूरी आबंध लंबाई कहलाती है। इसको समझे। हमने कहा कि परमाणु आपस में मिलकर अणु बना रहे हैं, एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का न्यूक्लियस, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जितनी दूरी होगी वो क्या कहलाती है, उसकी बॉन्ड लेंथ या फिर उसकी आबंध लंबाई कहलाती है। सहसंयोजी आबंध में प्रत्येक परमाणु का योगदान उस परमाणु की सहसंयोग त्रिज्या कहलाती है। कि एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, उस बॉन्ड फॉर्मेशन में एक एटम की कितनी परमाणु त्रिज्या, एक दूसरे की कितनी, तो वो उसकी सहसंयोजक त्रिज्या या कोवलेंट रेडियाई कहलाएगी। टोटल कहलाएगा उसका क्या, आबंध लंबाई। उस आबंध लंबाई में से यदि वो दोनों परमाणु समान है तो उसका आधा कर लो। क्या करो, उसका आधा कर लो। जैसे मानो कार्बन है, तो कार्बन में हम के कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और उसकी बॉन्ड लेंथ है मानो 1.54 एंगस्ट्रम, जो हम के 154 पिकोमीटर। तो एक कार्बन की सहसंयोजक त्रिज्या कितनी होगी, कोवलेंट रेडियाई 154 पिकोमीटर अपॉन 2, यानी कि 77 पिकोमीटर उसकी कोवलेंट रेडियाई कहलाएगी। तो आधा तो हम कब कर लेंगे, जब वो परमाणु आपस में समान हो, यानी कि होमोडायटमिक मॉलिक्यूल हो। तीसरा समझे, आबंधित अवस्था में किसी परमाणु का क्रोड जो संलग्न परमाणु क्रोड के संपर्क में आता है की त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। ये आपको एक डायग्राम से समझ में आएगा। देखो समझो यहाँ पर, अब ये होमोडायटमिक मॉलिक्यूल नहीं है, ये हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि ए और बी आपस में समान नहीं है। तो ए की त्रिज्या अलग है, बी की त्रिज्या अलग है। आर ए और आर बी इनकी अलग अलग त्रिज्याएं हैं। अब ये निकालोगे कैसे, ये ऐसे तो निकाल नहीं सकते कि बॉन्ड लेंथ का आधा कर दो, अलग अलग कर नहीं सकते। तो ऐसा करें, जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था, मानो जैसे कार्बन है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम है, तो एक कार्बन की कोवलेंट रेडियाई कितनी हो गई, उसकी हो गई 0.77 एंगस्ट्रम या 77 पिकोमीटर। मानो हम क्या, दूसरा वाला क्लोरीन है, और क्लोरीन क्लोरीन की निकाल लो। क्लोरीन की होती है यानी कि Cl की 198 पिकोमीटर, यानी कि 99 एक की हो गई। अब हमें मानो पूरे की मालूम है, हम कहें कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसकी बॉन्ड लेंथ है 1.76 एंगस्ट्रम। आधा तो कर नहीं सकते इसका। कार्बन की हमने निकाल ली, या क्लोरीन की निकाल लो। मानो कार्बन की निकाली 77 पिकोमीटर, तो 176 में से 77 पिकोमीटर को घटा दो तो 99 क्लोरीन बच गई। या क्या करो, 177 में से 99 क्लोरीन की घटा दो तो फिर किसकी बच जाएगी, 77, इसकी बच जाएगी कार्बन की। तो इस प्रकार से हम हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल में से उसकी त्रिज्या हम आसानी से निकाल सकते हैं, किससे, होमोडायटमिक में किसी एक की मालूम हो, और हेटेरोडायटमिक में हमें क्या मालूम है, उसकी आबंध लंबाई मालूम हो। तो हमने आबंध लंबाई हम आपस में देख सकते हैं, आर ए प्लस आर बी क्या कहलाएगी, इसकी आबंध लंबाई कहलाएगी।